video we are going to discuss about the classification of living organisms कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम किस बेस पर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या कौन से क्राइटेरिया ऐसे हैं कि जिनके बेस पर हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कुछ ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं जिससे कि उनकी स्टडी और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चल सके। तो इस हिसाब से सबसे सिंपल क्लासिफिकेशन किसने दिया था और आज तक हम कौन सा क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें कि सबसे सिंपल और सबसे पहला क्लासिफिकेशन किसने दिया था तो वो थे हमारे एरिस्टोटल, जिन्होंने सारे लिविंग थिंग्स को सिर्फ 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। और इसके क्लासिफिकेशन उनके क्लासिफिकेशन के पीछे क्या क्राइटेरिया था? सिंपल क्राइटेरिया था कि वो लिविंग बीइंग्स रहते कहाँ हैं। मीन्स द क्राइटेरिया बिहाइंड द सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन वाज द हैबिटेट ऑफ द लिविंग बीइंग्स। तो हैबिटेट के आधार पे हमें पता है कि वी कैन कैटेगराइज लिविंग बीइंग्स इनटू 3 कैटेगरीज, लैंड जो लैंड पे रहते हैं, वाटर में रहते हैं या फिर एरियल में। तो इस हिसाब से उन्होंने सिर्फ 3 कैटेगरीज ली और उनमें सारे लिविंग बीइंग्स को डिवाइड कर दिया। लेकिन क्योंकि हमें भी पता है कि एक ही हैबिटेट जरूरी नहीं है कि वाटर में सारे रहने वाले सारे लिविंग बीइंग्स एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हो, उनके सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे हो। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जो लैंड एनिमल्स हैं हम देखते हैं कि डिफरेंट एनिमल्स आर देयर, डिफरेंट प्लांट्स आर देयर, तो ये भी जरूरी नहीं कि वो सब आपस में हर तरह से मैच करते हो। तो इस बेस पर ये देखा गया कि हैबिटेट के आधार पर इनको क्लासीफाई, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना दैट इज नॉट पॉसिबल। उसके लिए हमें कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा और ये तरीका थोड़े टाइम बाद ढूंढा कार्लस लिनियस ने। उन्होंने अपनी कोशिश की और उन्होंने सारे ऑर्गेनिजम्स को कैसे डिवाइड कर दिया? 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। लेकिन उसके बाद भी कुछ एनिमल्स ऐसे थे, कुछ लिविंग बीइंग्स ऐसे थे जो ना तो प्लांट से बिलोंग करते थे पूरी तरह से और ना ही एनिमल से बिलोंग करते थे, उनकी अपने कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो अर्नेस्ट हैक्कल ने फिर एक और किंगडम ये इसमें ऐड कर दिया दैट ही नेम्ड प्रोटिस्टा। ठीक, लेकिन इवन देन आफ्टर दैट जैसे हम बैक्टीरिया वगैरह की बात करें या कुछ और माइकोप्लाज्मा है, so some blue green algae that cannot be kept in these 3 kingdoms। उनके अपने इतने ब्रॉड ग्रुप है, इतना उनके अपने अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो इन तीनों कैटेगरीज में फिट नहीं हो रहे थे। इसके बाद सामने आए R.H. व्हिटेकर, जिनका पूरा नाम था रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर। इन्होंने कुछ साइंटिस्ट के साथ मिलकर सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया और इन ब्रॉड कैटेगरीज को नाम दे दिया किंगडम का। तो R.H. व्हिटेकर की क्लासिफिकेशन को हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं और उनके द्वारा दिए गए इस क्लासिफिकेशन को काफ़ी मान्यता भी मिली और इसको एक्सेप्ट किया गया। तो ये 5 किंगडम कौन से थे और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर देने के पीछे उनका क्या क्राइटेरिया था? तो यस, ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने कुछ तो सोचा होगा सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन कैटेगरीज में डिवाइड करने के लिए। तो सबसे पहले उन्होंने क्या देखा कि ऑर्गेनिज्म इज प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करने जा रहे हैं उसका पहला क्राइटेरिया उन्होंने देखा कि जो ऑर्गेनिज्म है वो उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है यानी कि या नहीं है। यानी कि अगर है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है तो वो यूकैरियोट्स में रखा जाएगा और अगर नहीं है तो वो प्रोकैरियोट्स में रखा जाएगा। तो इस बेसिस पर उन्होंने पहला डिवीजन किया। उसके बाद उन्होंने सेकंड क्राइटेरिया क्या रखा कि ऑर्गेनिज्म में ये देखा गया कि इज इट यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब यूनिसेलुलर को अलग रख दिया गया और मल्टीसेलुलर के बेस पर फिर आगे और उसमें क्या क्राइटेरिया देखा गया कि दैट इज व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि अगर यूनिसेलुलर है तो ठीक है, मल्टीसेलुलर है तब भी उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मीन्स आर दे ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। आफ्टर दैट जो लास्ट क्राइटेरिया उन्होंने देखा दैट वाज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, कि ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं, उस हिसाब से उसको फर्दर डिवाइड किया गया। सो इस क्लासिफिकेशन को अगर हम फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरह से होगा। All the living organisms are divided into 2 broad categories, that is prokaryotes and eukaryotes। सारे के सारे हमने प्रोकैरियोट्स को रख दिया एक ग्रुप में और उसको नाम दे दिया मोनेरा।
और यूकैरियोट्स को फर्दर डिवाइड करने के लिए हमने सेकंड क्राइटेरिया का यूज किया कि आर दे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। प्रोकैरियोट्स जो थे वो यूनिसेलुलर भी थे, लेकिन क्योंकि वो प्रोकैरियोट्स से उनका हमने एक पूरा अलग ग्रुप बना दिया। अब यूकैरियोट्स में कुछ यूनिसेलुलर थे और कुछ मल्टीसेलुलर, तो उनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। यूनिसेलुलर को हमने रख दिया किंगडम प्रोटिस्टा में, और बाकी के मल्टीसेलुलर को फर्दर डिवाइड करने के लिए हमने देखा कि उनमें सेल वॉल है या नहीं है। तो इसके हिसाब से हमने दो कैटेगरीज में दोज हु हैव सेल वॉल एंड दोज ऑर्गेनिजम्स हु हैव नो सेल वॉल, मींस दे आर विदाउट सेल वॉल। तो विदाउट सेल वॉल हमें पता है कि एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती, तो विदाउट सेल वॉल वाले सारे के सारे एनिमल्स को हमने यहाँ पर रख दिया किंगडम एनिमेलिया में। और जो सेल वॉल जिनमें पाई जाती थी उनको हमने अब उसमें क्या देखा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि सेल वॉल तो दोनों में है तो लेकिन उनको फर्दर कुछ डिफरेंसेस थे। तो क्या डिफरेंसेस देखे गए कि अब उनमें देखा गया कि सेल वॉल तो है लेकिन आर दे एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस और नॉट, मीन्स अगर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं तो हमें पता है कि किस किंगडम में रखा जाएगा उनको, प्लांटी में, क्योंकि ओनली प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स और अपना फूड जो है वो खुद बनाते हैं और फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो उन सारे प्लांट्स को, सारे के सारे प्लांट्स को हमने रख दिया किंगडम प्लांटेई में। और जिसमें सेल वॉल थी लेकिन वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते थे उनको हमने रख दिया किंगडम फंजाई में। सो इस तरह से सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 ब्रॉड कैटेगरीज में इजीली डिवाइड कर दिया आर.एच. व्हिटेकर ने, और हम आज तक इस क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं। सो इस वीडियो में हमने सिर्फ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। अब हम एक एक करके इन सारे किंगडम्स को डिटेल में पढ़ेंगे अलग अलग वीडियोस में।